India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। जांच के लिए गठित समिति पर याचिका में उठाए थे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पूछा, क्या सार्वजनिक संस्थानों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी होनी चाहिए? अभी तक कई राज्यों में अभी तक नहीं किया है हलफनामा दायर। सोनम वांगचुक मामले में सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत के आधारों पर उठाया सवाल। कहा, हिरासत के आधार 28 दिन बाद बताए गए। पुलिस ने वीडियो के लिंक दिए लेकिन पेनड्राइव में वीडियो नहीं थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस पैनल गठन पर रोक लगाने से किया इनकार। कोर्ट ने पैनल गठन की समय सीमा 20 जनवरी तक बढ़ाई। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की, जिसमें मुख्य रूप से संस्थागत परिसरों में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। कोर्ट ने सवाल किया कि क्या अदालतों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी होनी चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई की और विभिन्न पक्षों को सुना, जिसमें कुत्तों के हमलों के पीड़ित पक्षों, कल्याण संगठन, वरिष्ठ वकील और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे। न्यायमूर्ति मेहता ने कहा कि संस्थानों में कुत्तों की क्या आवश्यकता है, जबकि ये स्थान सार्वजनिक सड़कों से अलग होते हैं। न्यायमूर्ति नाथ ने अप्रत्याशितता के तत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि यह सिर्फ काटने की बात नहीं है, बल्कि कुत्तों से होने वाले खतरे और दुर्घटनाओं के जोखिम की भी बात है। एमिकस क्यूरिया ने बताया कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक सहित कई राज्यों ने अभी तक हलफनामा दायर नहीं किया है। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा कि जो राज्य जवाब नहीं देंगे उनके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। कई आवेदकों ने सुरक्षा के मुद्दे पर कोर्ट में बात की और रिहायशी और संस्थागत जगहों से कुत्तों को हटाने की मांग की। एक आवेदक ने कहा कि हर साल हजारों लोग कुत्तों के काटने से पीड़ित होते हैं और एबीसी नियमों का लागू होना असरदार नहीं है। पशु कल्याण समूह की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि कुछ अलग थलग घटनाओं के आधार पर किसी इलाके से सभी कुत्तों को नहीं हटाया जा सकता। उन्होंने कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के माध्यम से आबादी पर नियंत्रण ही एकमात्र टिकाऊ समाधान है। NALSAL यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट के वेणुगोपाल ने समस्या की गंभीरता पर जोर दिया और कहा कि भारत में आवारा कुत्तों की आबादी कई करोड़ है। उन्होंने शेल्टर में कुत्तों को खाना खिलाने और रखरखाव की लागत के आंकड़े पेश किया और तर्क दिया कि राज्य के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय क्षमता की कमी है। न्यायमूर्ति नाथ ने साफ किया कि कोर्ट नई नीति नहीं बना रहा, बल्कि मौजूदा कानूनों और निर्देशों के पालन की निगरानी कर रहा है। न्यायमूर्ति मेहता ने कोर्ट के पिछले आदेशों का उल्लेख किया और वकीलों से उनके प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के उस निर्णय को रद्द करने की मांग की जिसमें उनके महाभियोग के लिए न्यायपालिका निरीक्षण अधिनियम के तहत 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। यह समिति न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए गठित की गई थी।
जब वह दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। न्यायाधीश वर्मा के खिलाफ आरोप 14 मार्च 2025 को उनके आधिकारिक आवास पर आग लगने के बाद से उत्पन्न हुए, जिसमें दमकल कर्मियों ने बड़ी मात्रा में अनियंत्रित नकदी बरामद की। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आंतरिक जांच शुरू की और न्यायाधीश वर्मा से इस्तीफा देने या महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने को कहा। न्यायाधीश वर्मा ने लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को कार्यवाही के आधार पर चुनौती दी और यह तर्क देते हुए अध्यक्ष ने राज्यसभा अध्यक्ष की स्वीकृति के बिना एक तरफा जांच समिति का गठन किया। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायपालिका निरीक्षण अधिनियम के तहत दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव उठाए जाने पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के बीच संयुक्त परामर्श आवश्यक है। कोर्ट ने न्यायाधीश वर्मा की जांच समिति के समक्ष पेश होने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी और उन्हें सोमवार तक लिखित बयान जमा करने का निर्देश दिया। समिति ने न्यायाधीश वर्मा से जवाब मांगा है और उन्हें 24 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि लोकसभा अध्यक्ष ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को खारिज करने के बाद स्वतंत्र रूप से महाभियोग प्रक्रिया जारी रखने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में काम किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायाधीश वर्मा के महाभियोग की कार्यवाही का भाग्य तय करना होगा। यदि कोर्ट न्यायाधीश वर्मा के पक्ष में फैसला सुनाता है तो महाभियोग की कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है। हालांकि यदि कोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय को बरकरार रखता है तो महाभियोग की कार्यवाही जारी रहेगी। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी पत्नी गीतांजलि की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच में सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कानून में ये साफ है कि अगर हिरासत के सभी आधार नहीं बताए जाते तो इससे हिरासत का आदेश रद्द हो जाएगा। सिब्बल ने कहा कि सोनम को हिरासत में लेने के आधार हिरासत के 28 दिन के बाद बताए गए हैं, जो कानूनी समय सीमा का तरफ उल्लंघन है। 29 सितंबर को सोनम को डिटेंशन ऑर्डर और हिरासत के अधूरे आधार दिए गए थे। उन्होंने कहा कि घटना के सबूत वाले 4 वीडियो 29 तारीख को नहीं दिए गए थे। पुलिस ने वीडियो के लिंक दिए और हिरासत में लेने के आधार बताए और 5 अक्टूबर को एक लैपटॉप दिया गया, लेकिन 29 तारीख को दी गई पेन ड्राइव में वे 4 वीडियो ही नहीं थे जिनके आधार पर हमारे ऊपर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा जबकि कानून ये है कि अगर भरोसेमंद डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर हिरासत ली गई है अगर उन्हें सप्लाई नहीं किया जाता तो हिरासत का आदेश रद्द हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसले में ये बात कही है। सिब्बल ने कोर्ट को सोनम वांगचुक के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि आपको याद होगा कि गांधी जी ने भी ऐसा ही किया था। जब चोरी चौरा घटना के बाद हिंसा हुई थी तो उन्होंने भी बिल्कुल वैसा ही किया था। सोनम वांगचुक ने भाषण में कहा था कि वो हिंसा के खिलाफ हैं। उसे एक तरफ समझा गया कि अगर उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाता तो हिंसा जारी रहती, जबकि इरादा बिल्कुल उल्टा था। उनके पास यह वीडियो था लेकिन उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सोनम वांगचुक के भाषण का लहजा किसी भी तरह से राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। उनके भाषण का लहजा हमारी राष्ट्रीय अखंडता और एकता के मुताबिक है, जो असल में डिटेंशन ऑर्डर में कही गई बात के बिल्कुल उलट है। पुलिस ने इस पर भरोसा नहीं किया, उन्हें करना चाहिए था, क्योंकि यह सबसे जरूरी मटेरियल है और सबसे करीबी मटेरियल है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हड़ताल पर मैंने अकेले फैसला नहीं किया, बल्कि पूरे संगठन ने फैसला किया कि भूख हड़ताल होनी चाहिए और दूसरे वॉलंटियर्स के साथ ऐसा करने का अनुरोध किया। और फिर सोनम वांगचुक ने महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर सत्याग्रह की भावना में इसे इस और कदम मानते हुए तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान सोनम ने कहा कि यह हिंसा पत्थर और तीरों से नहीं होगा। हम एक शांतिपूर्ण क्रांति कर सकते हैं जहां हम बदलाव लाने के लिए खुद को भूखा रखेंगे, लेकिन किसी और को परेशानी नहीं होने देंगे और लद्दाख को दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण बनाएंगे। यह साफ दिखाता है कि उनका संदेश शांति, अहिंसा और लोकतांत्रिक तरीकों पर आधारित था। ये आरोप पहली बार अगस्त और सितंबर 2025 में सामने आए, जिसके तुरंत बाद सोनम के संस्थानों के खिलाफ नोटिस और कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें जमीन की लीज रद्द करना, सीबीआई जांच, इनकम टैक्स नोटिस और दूसरी कार्यवाही शामिल है। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल क्यों की, इसका पूरा बैकग्राउंड ये है कि अभी लद्दाख में एक काउंसिल है और ये लोग नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरह एक काउंसिल की मांग कर रहे थे।
24 सितंबर को जो हुआ वह हिंसा थी, लेकिन 24 सितंबर को ये भी हुआ कि हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल खत्म कर दी और कहा कि वह हिंसा के खिलाफ है। इस वीडियो को डिटेनिंग अथॉरिटी के सामने जानबूझकर नहीं रखा गया। फिलहाल 12 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिसर्चर कबीर। जी कबीर, क्या जानकारी है? जी सोनम वांगचुक मामले में आज सुनवाई हुई। दो डिवीजन बेंच ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरविंद कुमार और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रसन्न बी वाले, वहाँ सोनम वांगचुक के वकील कपिल सिब्बल ने हिरासत के आधारों पर सवाल उठाए। वकील ने कहा कि हिरासत के आधार 28 दिन बाद बताए गए। पुलिस ने वीडियो के लिंक दिए, लेकिन पेन ड्राइव में वीडियो नहीं थे। सोनम वांगचुक के भाषण का लहजा शांति और अहिंसा पर आधारित था। वकील ने यह भी कहा कि हिरासत के आदेश में दी गई बातें गलत है और अगली सुनवाई 12 जनवरी को 2 बजे होगी। मामले की जांच जारी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि योजना या ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा में बदलाव के लिए 4 महीने के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि ईपीएफओ ने पिछले 11 वर्षों से वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया, जिससे अधिकांश मजदूर कल्याणकारी लाभों से वंचित रह गए हैं। याचिका में कहा गया कि ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करता है, लेकिन वर्तमान में उन लोगों को कवरेज से बाहर रखता है जिनका वेतन 15,000 रुपए प्रति माह से अधिक है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वेतन सीमा में ऐतिहासिक रूप से अनियमित रूप से बदलाव किया गया है, कभी कभी 13-14 साल बाद, बिना किसी निश्चित समय सीमा या महंगाई, न्यूनतम वेतन, प्रति व्यक्ति आय या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे प्रासंगिक आर्थिक संकेतों से जुड़ाव के। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस मुद्दे पर भारत सरकार द्वारा सक्रिय रूप से विचार करने की आवश्यकता है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 हफ्ते के भीतर उचित अथॉरिटी के सामने एक रिप्रेजेंटेशन दाखिल करने की अनुमति दी है, जिसके बाद सरकारें तय समय में फैसला लेंगी। इस मामले में आगे बताया कि ईपीएफओ की एक उप समिति में 2022 में एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें कवरेज की समय कम करने, वेतन सीमा बढ़ाने और सभी कर्मचारियों को वेतन सीमा तक ईपीएफ सदस्य के रूप में नामांकित करने की सिफारिश की गई थी। इन सिफारिशों को जुलाई 2022 में केंद्रीय बोर्ड द्वारा मंजूरी दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा विचार के लिए लंबित है। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि पिछले कुछ सालों में वेतन सीमा की लिमिट में हुए बदलावों का एनालिसिस करने पर पता चलेगा कि यह सिस्टम शुरुआती 30 सालों में एक समावेशी फ्रेमवर्क से पिछले 3 दशकों में एक एक्सक्लूसिव फ्रेमवर्क में बदल गया है। उन्होंने आगे कहा कि ये बदलाव इनमें से किसी भी मैट्रिक के हिसाब से लगातार नहीं है, जैसे कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन, इनकम टैक्स छूट की सीमा, प्रति व्यक्ति नेशनल इनकम में सालाना ग्रोथ रेट, न्यूनतम मजदूरी और सालाना महंगाई दर। कड़कड़डूमा कोर्ट में शारजील इमाम ने कहा कि उमर खालिद उनके गुरु या मेंटर नहीं है, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया है। दोनों के बीच कोई बड़ी बातचीत नहीं हुई थी, जबकि वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। इमाम के वकील तालिब मुस्तफा ने कहा कि दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था और न ही खालिद ने इमाम को कोई निर्देश दिया था। इमाम पर दिल्ली पुलिस ने आतंकवादी गतिविधियों और 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इमाम के वकील ने तर्क दिया कि व्यापक विरोध प्रदर्शन के दौरान कई आरोपी नागरिकता कानून के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच कोई साजिश थी। इमाम ने ये भी कहा, कभी भी हिंसक विरोध का समर्थन नहीं किया। कोर्ट अभी आरोप तय करने पर बहस कर रही है। इमाम के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के भाषणों और पर्चों में कहीं भी हिंसा की बात नहीं की गई है, बल्कि उन्होंने तो शांति की बात कही है। अब अन्य आरोपियों की बारी है, जो अगले सप्ताह अपनी दलीलें पेश करेंगे।
मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि बिना वाणिज्यिक शोषण के व्यक्तित्व अधिकारों के आधार पर सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता। न्यायमूर्ति एन सेंथिल कुमार ने प्रसिद्ध शेफ टी रंगराज द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया, जिसमें रंगराज ने कॉस्ट्यूम डिजाइनर जॉय क्रिजिल्डा को उनके रिश्ते के बारे में पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया था। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन साबित करने के लिए केवल लिंक और तस्वीरें देना पर्याप्त नहीं है, खासकर जब तक वाणिज्यिक लाभ का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि व्यक्तित्व अधिकार स्वतः ही सक्रिय नहीं हो जाते सिर्फ इसलिए कि व्यक्तित्व सामग्री ऑनलाइन प्रसारित हो रही है। टी रंगराज ने जॉय क्रिजिल्डा के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि क्रिजिल्डा उनके रिश्ते के बारे में गलत और अपमानजनक बयान दे रही हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और व्यवसाय को नुकसान पहुंच रहा है। रंगराज ने स्थायी गाग आदेश और विशिष्ट सोशल मीडिया सामग्री को हटाने के एक अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग की है। न्यायमूर्ति सेथिल कुमार ने अपने फैसले में कहा कि रंगराज ने प्रथम दृष्टया अपना मामला साबित नहीं किया और सुविधा और अपूर्णीय क्षति का संतुलन क्रिजिल्डा के पक्ष में है। कोर्ट ने यह भी देखा कि रंगराज एक रिश्ते को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को उनके बारे में चर्चा करने से रोकना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने क्रिजिल्डा द्वारा प्रस्तुत किए गए व्हाट्सएप चैट और तस्वीरों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि आरोपों की सत्यता को पूर्ण परीक्षा के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है और इसे मध्यवर्ती चरण में दबाया नहीं जा सकता। फैसले के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला है कोई ब्लैक एंड गाग आदेश नहीं। कोर्ट ने कहा कि व्यक्तित्व अधिकारों के मामलों में व्यक्तियों के विचार व्यक्त करने के अधिकार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। दूसरा, वाणिज्यिक शोषण पर निर्भरता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तित्व अधिकार वाणिज्यिक शोषण पर आधारित होते हैं और सिर्फ ऑनलाइन प्रसारित होने से स्वतः सक्रिय नहीं होते। तीसरा, सोशल मीडिया सामग्री की सत्यता का निर्धारण। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया सामग्री की सत्यता का निर्धारण परीक्षण के दौरान ही किया जा सकता है और इस तरह के मामलों में निषेधाज्ञा उचित नहीं है। इस फैसले से स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व अधिकारों के मामलों में भी न्यायालय व्यक्तिवादी अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों की फीस को विनियमित करने के लिए पैनल गठित करने के सरकार के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने पैनल गठित करने की समय सीमा बढ़ाकर 20 जनवरी कर दी है। कोर्ट ने स्कूल प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित फीस जमा करने की अंतिम तिथि भी 5 फरवरी तक बढ़ा दी है। दिल्ली सरकार ने दिसंबर 2025 में एक अधिसूचना जारी कर निजी स्कूलों को स्कूल स्तरीय फीस विनियम समिति गठन करने का निर्देश दिया था। इस समिति में एक अध्यक्ष, प्रिंसिपल, 5 अभिभावक, 3 शिक्षक और शिक्षा निदेशालय का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। निजी स्कूलों ने इस अधिसूचना को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका तर्क है कि अधिसूचना दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियम में पारदर्शिता अधिनियम 2025 के प्रावधानों के विपरीत है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद ही कहा कि वह अधिसूचना पर रोक नहीं लगाएगी, लेकिन समय सीमा बढ़ाने के लिए तैयार है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। नए कानून के तहत निजी स्कूलों में फीस बढ़ाने के लिए एक पारदर्शी 3 स्तरीय समिति प्रणाली के माध्यम से मंजूरी लेना आवश्यक होगा। इसमें अभिभावक, स्कूल प्रबंधन और सरकारी प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गरीबी किसी कैदी को पैरोल पर रिहा होने से नहीं रोक सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैरोल पर रिहाई के लिए जमानत की शर्तें कैदी की आर्थिक स्थिति के अनुसार होनी चाहिए और जमानत की शर्तें इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि कैदी उन्हें पूरा ना कर सके। कोर्ट ने फैसला एक कैदी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और वह पैरोल पर रिहा होने के लिए जमानत की शर्त को माफ करने की मांग कर रहा था। कोर्ट ने पाया कि कैदी की आर्थिक स्थिति खराब है और वह जमानत देने में असमर्थ है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पैरोल एक सुधारात्मक अधिकार है और इसे अमीरों का विशेष अधिकार नहीं बनाया जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर कोई कैदी गरीब है और जमानत नहीं दे सकता
तो उससे जमानत मांगना उसे पैरोल देने से मना करने जैसा है। कोर्ट ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पहला है पर्सनल बॉन्ड की रकम कैदी की आर्थिक पृष्ठभूमि और स्टेटस के हिसाब से होनी चाहिए और बहुत अधिक मना करने वाली या जुल्म करने वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पहली पैरोल मंजूर करते समय उचित जमानत लगाई जानी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी मंजूरी से पहले या उस समय पैरोल कमेटी को लगता है कि कैदी गरीब है तो उसे शर्तें नहीं लगानी चाहिए। तीसरा, अगर पहली पैरोल मंजूर करते समय जमानत की शर्त लगाई गई और कैदी ने छूट के लिए आवेदन किया और कमेटी उसकी गरीबी और जमानत देने में असमर्थता से संतुष्टि थी तो शर्त माफ कर देनी चाहिए। चौथा, अगर पहले किसी कैदी को बिना जमानत बॉन्ड दिए पैरोल पर रिहा किया गया था तो उसकी समय समय पर पैरोल के लिए पैरोल कमेटी को जमानत बॉन्ड की जरूरत को खत्म कर देना चाहिए, जब तक कि उसके पास कोई कारण ना हो कि इस बीच कैदी जमानत देने में सक्षम हो गया है। पांचवा, अगर एक बार जब किसी दोषी को जमानत की छूट का फायदा दिया जाता है तो तुरंत मेंबर सेक्रेटरी राजस्थान राज्य कानून सेवा प्राधिकरण को सूचित किया जाना चाहिए, जो इसे एक डिजिटल डेटाबेस में दर्ज करेंगे। कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इसी तरह के गरीब कैदियों के मामलों में इन दिशा निर्देशों के साथ नियमों के तहत मिले विवेक का इस्तेमाल मानवीय, तर्कसंगत और संवैधानिक रूप से पालन करने वाले तरीके से किया जाए। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.